चलिए स्टार्ट करते हैं। CSEET हमारा पेपर नंबर 1 है, दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिकेशन, और इसमें नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। लास्ट हमने अभी तक लिसनिंग स्किल्स के ऊपर बात की थी, तो हमने उल्टा शुरू किया था, मतलब वैसे तो उल्टा नहीं बोल सकते, सीधा ही शुरू किया था। सब लोग कम्युनिकेशन में पहले बोलने वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, अपन ने पहले सुनने वाले पार्ट पे फोकस किया। अब ये जो है वो सेकंड हाफ हो गया उसका, दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बोलने वाले पार्ट के ऊपर फोकस रहेगा और उस इंटेंशन से हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं। चैप्टर बड़ा बेसिक और सिंपल सा है। अब अगेन जहाँ पे टेक्निकलिटी नहीं है वहां पे मैं अगेन लाइन टू लाइन नहीं जा रहा हूँ। नोट्स में मैंने बेस्ट ट्राई की है कि चीजों को हाईलाइट कर दिया है। तो क्या होता है ना, आप भी जब पहली बार पढ़ते हो ना, देखो तो पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए, नॉट विद द इंटेंशन कि आपको उसको मगअप करना है, लेकिन एक अंदर कोई नया वर्ड मिले, कुछ नई लैंग्वेज मिले तो आप उसको समझ सको। बट जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे या लास्ट डे रिवीजन करोगे ना, तो मेन वर्ड्स अगर दिखते हैं तो जल्दी आपकी बुक रिवाइज होगी, बिकॉज अपना एग्जाम 1 डे एग्जाम है, एक ही दिन में T20 है, बोलो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो 2 घंटे का पेपर है, चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो आखिरी दिन पे जब रिवाइज करोगे तो इतना सारा मटेरियल एक साथ पढ़ने बैठोगे तो एक एक लाइन पढ़ने का टाइम नहीं होता है। वो आप कोई भी एग्जाम में प्रिपेयर करो, किसी भी लेवल पे पढ़ो, लास्ट डे पे हम सिर्फ पेजेस घुमाते हैं और उसमें ना जो ये हाईलाइट किया होता है, साइड पे अपने वर्ड्स में लिखा होता है, जितना भी आपने अंडरलाइन किया होता है, वही सारी चीजें दिखती है। फिर आप ग्रामर पढ़ने बैठ जाओगे ना कि एक एक सेंटेंस वर्ड टू वर्ड पूरा पढ़ो, तो काम खत्म हो गया। तो वो हमें करना भी नहीं, इसलिए ये चीजें यहाँ पे इस तरीके से मैनेज की गई है। तो आप देखते जाओ। सबसे पहले कम्युनिकेशन का मीनिंग या उसका ओरिएंटेशन बताया। कम्युनिकेट करना है जो वर्ड है कम्युनिकेशन, ये डिराइव हुआ फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज कॉल्ड कम्युनिस, और इसका सिंपल सा मीनिंग है टू शेयर, ठीक है। ये बोला हुआ है कम्युनिस और इसका मीनिंग है टू शेयर। सिंपल हो गया। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल्स through a common system of symbols, sign or behavior. It is expression of fact, opinion, ideas or feelings. थोड़ा डेप्थ में इस पॉइंट को समझते हैं। कम्युनिकेशन है क्या? इट इज अ प्रोसेस, ठीक है। और बोलना चाह रहे हैं कि इसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो आपस में, इंडिविजुअल्स के बीच में, और उसके लिए कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइंस और बिहेवियर। और क्योंकि ये कॉमन सिस्टम है तभी कम्युनिकेशन हो पा रहा है। अब कोई भी साइन का मतलब क्या होता है वो दोनों को सेम समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं कोई भी पर्टिकुलर साइन है, अब मैं थम्स अप कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ ओके है या कुछ प्रॉब्लम है, और ना बोल रहा हूँ तो थम्स डाउन, कुछ प्रॉब्लम है, या तो मैं डिनाई कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं है तो यार फेल हो गया, कुछ सही नहीं हो रहा है ऐसा, और सब कुछ ओके है तो मैं थम्स अप कर रहा हूँ। अब ये एक सिंबल हो गया ना, सिंबलिक प्रेजेंटेशन हो गया। अब इस थम्स अप का मतलब मेरे माइंड में और आपके माइंड में सेम है, तभी तो आपको कम्युनिकेशन हो रहा है सिंबल के थ्रू कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब इसका मतलब मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, तो क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इट इज अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइन, बिहेवियर। अच्छा, जैसे साइन की बात की तो मैंने थम्स अप बोला, सिंबल्स के लिए मैं एक सिंबल यूज कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, नो, राइट के बदले रॉन्ग, रॉन्ग, इनकरेक्ट, नो, वैसा हो गया। अब इसका मतलब जो मैं समझ रहा हूँ वही आप समझ रहे हो ना, तभी तो सेम मीनिंग कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर ये लिख रहा हूं राइट, ठीक है, ओके, अग्रीड, तो सिंबल जो है यूज हो रहा है वो दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए, तभी बात कन्वे होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, बिहेवियर में भी तो यही चीज होगी। अब मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ, अब कोई खुश होता है तो कैसे बिहेव करता है, कोई दुखी होता है तो कैसे बिहेव करता है, कोई मेलोड्रामा कर रहा है तो कैसे बिहेव करता है, ठीक है, सब चीजें होती है। तो बिहेवियर से भी तो समझ में आता है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। तो ये सब कॉमन सिस्टम है, इसके थ्रू आप अपने आप फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो, आइडियाज शेयर कर सकते हो, फीलिंग शेयर कर सकते हो। ये सब वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, फैक्ट्स, ओपिनियंस, आइडियाज, फीलिंग्स, कुछ थोड़ा बहुत डीप में जाकर देखें। फैक्ट्स का मतलब ये आप अपने मन की बात बोल रहे हो कि जो सच है वो बता रहे हो। फैक्ट का मतलब जो डिफाइंड है, जो एग्जिस्ट करता है कि भाई ये है और मैं सिर्फ कन्वे कर रहा हूं आपको। अब मैंने बोला आज स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट से गिर गया सुबह, आज गिरा भी 1300 पॉइंट की 1200 पॉइंट गिरा है, ठीक है। अब ये चीज ऐसी है कि मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूँ, इट इज अ फैक्ट, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, जो हुआ है वो बता रहा हूँ, तो इट इज कॉल्ड अ फैक्ट। ओपिनियन का मतलब मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या सही लगता है, मुझे क्या गलत लगता है, मैं वो भी कन्वे कर सकता हूँ। आइडिया, मेरे माइंड में कोई नया आइडिया आया कि हम ये काम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो शेयर कर सकता हूँ। और लास्ट पॉइंट है फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में कवर अप हो सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब है ना, बहुत सारे लोगों ने
कम्युनिकेशन की अपनी अपनी डेफिनेशंस दे रखी है, ये इनके नाम है। शायद आपने इनमें से कुछ लोगों के नाम सुने भी होंगे, ये कुछ देखे हुए लग रहे हैं क्या? कहाँ देखे आपने? कौन से सब्जेक्ट में आपने इनकी डेफिनेशन? आपके बीए में, ओसी में, ठीक है, तो कॉमर्स में इनकी डेफिनेशंस आती। अब इसमें काफी सारे डेफिनेशंस में इनके नाम आते हैं, ये वैसी चीज है। अब इन्होंने सबने देखो जिस तरीके से इस डेफिनेशन को फ्रेम किया, डिफाइन किया, मोर और लेस बोलना ये चाह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ कन्वे कर रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है, और उसी चीज को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। आप 2 मिनट लो, ये सारी डेफिनेशंस जो बॉक्स में दे रखी है वो पढ़ो और इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। देखो सब में ऑलमोस्ट सेम बात मिलेगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे किया होगा, ठीक है, करके देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ दीदी बोलिए। शनिवार तो 10 से 12 अपना बुक है, तो अगर उनको चाहिए तो 8 से 10 मिल सकता है। हाँ जी, या फिर रात को 12 बजे। हाँ जी, ओके ओके। हाँ बोलो, पढ़ी डेफिनेशन? सब में देखो क्या बोल रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, सिंपल एकदम, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस। ऊपर भी देखा, सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। सामने वाले के दिमाग में कोई चीज बिठाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, अभी मैं वही कर रहा हूँ, मैं आपको टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपल वर्ड्स यूज कर सकता हूँ, मैं एग्जांपल्स यूज कर सकता हूँ, मैं कोई जेस्चर्स या सिंबल्स का यूज कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ करके मैं आप तक मेरा मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज कम्युनिकेशन, ठीक है, बेसिक बात हो गई। अब देखो एमसीक्यू एग्जाम है, तो एक पंगा ये है कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी थी वो याद करना पड़ेगा। अब इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता कि ये डेफिनेशन जॉर्ज टेरी ने क्यों दी, वो वाली क्यों नहीं दी, है ना। तो वो इसमें एमसीक्यू में देखो परेशान करते हैं, वो उनको पता है कि ये मेमोरी बेस्ड एग्जाम हो गया। अब इसमें ये डेफिनेशन जॉर्ज टेरी की थी कि हडसन की थी कि एलन लुइस की थी, अपने को नहीं पता, बट ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, नो डाउट। ऐसे ही एमसीक्यू आएंगे और आप फेल हो जाओगे, वो भी नहीं होना, बट पेपर में आपको कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां लगेगा कि यार ये तो याद होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, या तो फिर तुक्का लगा लो वैसा। क्योंकि इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन उठा के पूछी और चारों के नाम ऑप्शन में रख दिए तो जज करना मुश्किल है, क्योंकि चारों डेफिनेशन भी बहुत एक जैसी है। ये आपके लिए ट्रबल है। अब ये चीज कैसी है कि बार बार पढ़ने से देखी हुई याद रह जाती है। तो जब भी आप घर पे पढ़ रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, इस बॉक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। हो सकता है एग्जाम में याद आ जाए, हो सकता है ना भी आए। देखो वो भी कोई गारंटी नहीं कि 4 बार पढ़ोगे तो भी याद आ ही जाएगा, अपने पे अपने कितना भरोसा करे, और 5 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं आया, हो सकता है, पॉसिबल है। तो एक आध क्वेश्चन के लिए इतना भी टेंशन नहीं लेना कि इसके लिए फेल हो जाएंगे, याद रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते अपनी, वैसी चीज है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस। इसका क्या मतलब हुआ? मैं अकेला बोलता रहूंगा, कोई फायदा है? 1 वे प्रोसेस, आप सुन ही नहीं रहे हो, ठीक है। 2 वे प्रोसेस का मतलब एक सुन रहा है या एक बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है। अच्छा, वाइस वर्सा भी होगा, आप भी बोलोगे तो मैं भी सुनूंगा। अब मैं कितनी बार आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं तो आप आंसर भी तो करते हो, तो इट इज ऑलवेज अ 2 वे प्रोसेस। इसके अंदर एक सेंडर ऑफ द मैसेज होगा, मैसेज, और दूसरा रिसीवर, वही एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। आप अकेले खुद से बातें कर रहे हो, होता है ऐसा? है आदत किसी को अपने आप से बात करने की? नहीं, उसमें ऐसे कोई बुरी बात नहीं, मैं तो करता हूँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ। खुद से बातें करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, माइंड में क्लैरिटी रहती है। अकेले बैठे बैठे कोई इंसान खुद से बात कर सकता है कि भाई क्या सोच रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इट इज वो ऐसा पागलपन की निशानी नहीं है, कोई बैठा इंसान खुद से बातें कर रहा है, कुछ सोच रहा है तो पागल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल्सो हेल्दी साइन कि आप थिंकिंग कर रहे हो ना, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रिपरेशन के बारे में, स्टडीज के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, एनीथिंग। तो जब इंसान अकेला बैठा होता है ना, तो बोलते हैं मैं मी टाइम, खुद के साथ बैठा हूँ, कोई नहीं चाहिए अभी, ठीक है, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ, दिमाग चला रहा हूँ। तो अपने कितनी बार मन में भी तो बोल रहे होते हैं, आप फिजिकली नहीं बोल रहे हो, लेकिन दिमाग में ना खुद की आवाज सुनाई दे रही होती है, कुछ ना कुछ अपने आप को समझा रहे होते हैं, होता है कभी ऐसा, ठीक है। तो दैट इज ओके।
बट टेक्निकली यहाँ पे बोला है कि इट इज अ टू वे प्रोसेस, ये वो चीज हो गई। आप खुद के साथ बात करते हो वो अलग है, लेकिन यहाँ पे इसको कवर नहीं किया। नेक्स्ट, वेदर वी कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग और स्पीकिंग, लैंग्वेज कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। बिना भाषा के कम्युनिकेशन पॉसिबल एक हद तक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। फिर आप वो डमशराट्स खेल रहे हो तो बात अलग है ना भाई, हिंदी इंग्लिश ये वो 2 शब्द है 3 वर्ड है इधर उधर, वो सब कर सकते हैं अपन, बट एक लिमिट के बाद तो उसमें भी समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। तो लैंग्वेज के बिना कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली लैंग्वेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोला है। बाकी बता दिया। आजकल कम्युनिकेशन के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, बोलो क्या अवेलेबल नहीं, सब कुछ है ना। कम्युनिकेशन के लिए तो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। अब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है, टेक्नोलॉजी वाले सारे ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। अब अलग अलग रिकॉर्डिंग डिवाइस की बात भी की है, जैसे टेलीफोन मोबाइल फोन तो ठीक है, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस जैसे डिक्टाफोन। डिक्टाफोन ऐसे अभी आजकल कोई यूज नहीं करता, ये रिकॉर्डर हो गया। जैसे आपने कुछ रिकॉर्डिंग कर दिया और किसी को डिवाइस दे दिया, उसमें सुन सकता है। पुराने जमाने में आती थी कैसेट होती थी, तो छोटा डिवाइस उसमें कैसेट लगी होती थी, आप प्ले करके बोलोगे ना तो रिकॉर्ड करता था, वैसा होता था। आज की डेट में अपन फोन में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो वो अलग चीज हो गई। बाकी चीजें हैं, आंसरिंग मशीन, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल है जूम मीटिंग, ठीक है, वीडियो कॉलिंग, तो अपने पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो अलग चीज है। आगे बढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में फिर से। अच्छा देखो अब फर्क क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में बात हो रही थी सिर्फ कम्युनिकेशन की, ठीक है। अब यहाँ पे जब आए ना तो क्या टॉपिक है, बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बिजनेस फॉर्मल चीजों को मिक्स कर दिया, उस सेंस में बोला है। तो व्हेन वन कम्युनिकेट्स टू ट्रांजैक्ट सम कमर्शियल एक्टिविटी दैट इज प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है, विद इंटेंशन ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट, इट इज टर्म्ड एज अ बिजनेस कम्युनिकेशन। सिंपल बात हो गई। मैं आपसे जनरली, आप अपने दोस्तों से बैठ के बातें कर रहे हो, अलग बात है, दैट इज कम्युनिकेशन। लेकिन आपका कोई कस्टमर आया, कोई क्लाइंट आया जिसको आप कोई गुड्स दिखा रहे हो कि भाई ये इतने का होता है, इसमें ये चीज होती है, वैसा है, तो वो कम्युनिकेशन कैसा है, आप उसको सामान बेचना चाहते हो, उससे कुछ पैसे कमाना चाहते हो, कुछ प्रॉफिट घर लेके जाना चाहते हो, तो दैट कम्युनिकेशन इज अ बिजनेस कम्युनिकेशन। आया समझ में, क्लियर हो? तो ये डिफरेंस नॉर्मल और बिजनेस कम्युनिकेशन के बीच में। अगेन ये डेफिनेशन आ गई, ये कोई स्पॉट करके है, उसने डेफिनेशन दी, एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन। इट इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स the transmission and accurate replication of ideas ensured by feedback for the purpose of eliciting action which will accomplish organizational goals। सब भारी भारी वर्ड है ना, ढूंढ ढूंढ के लिखे हैं इसमें। डेफिनेशन बना रहा है तो थोड़ा लगना चाहिए ना, कुछ आता होगा उसको कुछ, तो क्या किया, सब हेवी वर्ड्स यूज कर लिए, अपने उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पे बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन ऑफ आइडिया। मतलब आपके मन में जो भी है ना, वो आपको सही से शब्दों में कन्वर्ट करके सामने वाले को सुनाना है और उसका फीडबैक लेना है, उसको सामने पूछना है कि भाई जो आपको मैंने बोला आपको समझ में आया, कोई आपकी क्वेरी है तो आप बता दो, वैसे करके, दैट इज अ फीडबैक। फीडबैक लेना मतलब किसी से पूछना भी बात समझ आई, मैं पूछता हूँ ना आपको कुछ क्वेरी है तो बोलो समझ में आ गया, आपने बोला हाँ सर आ गया, फीडबैक। आपने बोला सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, वापस समझा दो, दैट इज ऑल्सो फीडबैक, ठीक है, वो चीज है। फॉर द पर्पस ऑफ एलिसिटिंग एक्शन, मतलब मैं फिर उस हिसाब से एक्शन लूंगा, आपके फीडबैक के हिसाब से मैं एक्शन लूंगा। आपने बोला सर समझ आ गया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आपने बोला सर नहीं समझ आया, वापस समझाओ, तो फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो एक्शन लूंगा जिससे गोल अकम्प्लिश होगा। मेरा मोटिव क्या है, आपको टॉपिक समझा के घर भेजना, तो वो गोल तभी अकम्प्लिश होगा जब मैं समझाऊंगा, आपका फीडबैक लूंगा, सुटेबल एक्शन लूंगा और बात खत्म हो जाएगी, सिंपल। तो ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट फिर बोला है कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर की दुनिया को जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन नेसेसरी, वेरी सिंपल। अब देखो बोला है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में प्रोफिशिएंट होने के लिए, प्रोफिशिएंट मतलब अच्छा होने के लिए, ठीक है, इट इज नेसेसरी कि आप ना अच्छे राइटिंग स्किल और अच्छे स्पीकिंग स्किल अक्वायर कर लो। लिखने और बोलने की कला बहुत काम आती है और ये मैटर करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज पे अच्छा कमांड और वर्ड्स पे अच्छा कमांड बहुत मैटर करता है। अब मेरा ही प्रोफेशन है, ठीक है, अब मैं अच्छे से बोल सकता हूँ तो मेरे लिए तो ये स्किल हो गया, असेट हो गया, और यही तो काम आ रहा है। अब दो चीजें होती है, बहुत बार ऐसा होता है, मतलब कोई अगर टीचिंग कर रहा है या कोई बोल रहा है तो होता है, जैसे कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ऑल इंडिया रैंक आया हुआ है, सब है, 90% वाला स्टूडेंट है, सब कुछ है, लेकिन स्टेज पे खड़े होकर सेम बात अगर समझानी पड़े तो उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो स्टूडेंट्स को उससे फर्क नहीं पड़ता ना कि आप यार ऑल इंडिया रैंक लाए हो या फर्स्ट रैंक करो, क्या है, लेकिन आप जो समझा रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऑन द अदर हैंड कोई एवरेज मार्क्स से पास हुआ स्टूडेंट है जिसके कंसेप्ट क्लियर है और उसको समझाना अच्छा आता है,
तो आपके लिए तो वही मैटर करेगा ना जिसकी बात समझ में आ रही है। अब मेरा पर्सनली कोई ऑल इंडिया रैंक कभी आया नहीं है, मैं फ्रैंकली पढ़ाई उतनी करता था कभी क्लियर हो जाए अपना, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिटेड था। मैं जब से सीए पढ़ना शुरू किया तब से पढ़ा रहा हूँ साथ में पार्ट टाइम, आफ्टर 12th मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो पहले मैं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, बीकॉम बीबीए वालों को, मैथ्स और ये सब चीजें। फिर बाद में जैसे जैसे मैं एक एक लेवल क्लियर करता गया तो एक एक लेवल वालों को पढ़ाता गया। मैं सीए इंटर में आया तो मैंने सीए फाउंडेशन वालों को पढ़ाया, फिर मैं फाइनल में आया तो मैंने सीए इंटर को पढ़ाया। तो एक एक जूनियर लेवल वालों को मैं साथ साथ में पढ़ाता जा रहा था। तो मैं पार्ट टाइम पढ़ाता भी था, पार्ट टाइम पढ़ता भी था, तो मेरे पास टाइम लिमिटेड था। फिर आपकी इंटर्नशिप आ जाती है, फिर मैं कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, फिर मैंने अपना खुद का क्लास स्टार्ट कर दिया, सब साइमल्टेनियस चल रहा था। तो मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स बहुत लिमिटेड होते थे पढ़ने के लिए, तो मैं उतना ही पढ़ता था जितना जरूरी है और मैं क्लियर हो जाऊँ। आता सब कुछ था, लेकिन एक वो रैंक लेवल की प्रिपरेशन होती है ना कि सब कुछ एकदम परफेक्टली कर रहे हैं, वो टाइम होता नहीं था। अब मेरा क्लियर सब कुछ हो गया, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑल इंडिया रैंक नहीं है। बट एक्सप्लेन करना मुझे अच्छे से आ रहा है, मैं आपको ठीक से समझा सकता हूँ कि क्या पॉइंट है, क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर है। अब वो मार्कशीट में 90% नहीं दिखेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको दिखेगा कि सामने वाले का कंसेप्ट क्लियर है और हमको एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स इज एन असेट। आपके लिए भी राइटिंग स्किल एक असेट होगा, बिकॉज जब एग्जाम लिखोगे तो आपके लिखे हुए पे आपको जज किया जाएगा कि आपको कितने मार्क्स देने हैं। और फिर आप जब इन फ्यूचर एज अ कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी में काम करोगे तो वहां पे आप प्रेजेंटेशन दोगे तो आप कितना अच्छा और क्लियरली बोलते हो, उससे आपकी इंप्रेशन वहां पे क्रिएट होगी। तो ये दोनों स्किल्स डेवलप कर लेने चाहिए टाइम टू टाइम। राइटिंग स्किल अभी डेवलप कर लो, बोलने के स्किल भी आपको टाइम आने पे डेवलप करने पड़ेंगे, तो आपकी वैल्यू क्रिएट होगी, अदरवाइज नहीं होगी वैसा। ठीक है, तो ये बात बोलिए। बोला है कि भाई बिजनेस स्कूल्स में जो आपको पढ़ाया जाता है ना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत फोकस किया जाता है, क्योंकि बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसा है एमबीए कर रहा है कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप देखना कोई भी एमबीए वाला पर्सन होगा ना, तो उसकी बोलने की स्किल काफी अच्छी होती है। वो आपको बहुत अच्छे से कन्विंस करेगा, प्रॉपरली बात करेगा, प्रेजेंटेशन देगा, क्योंकि उनको ना सिखाया वैसा जाता है कि यार बिजनेस करना है मतलब बेचना है, और बेचने के लिए बोलना पड़ता है। बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा। आप एक बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, कभी आप कहीं पे कोई सब्जी वाले को देख लो, सब्जी के ठेले होते हैं ना रस्ते पे, ठीक है, ऐसा होता है। अब एक सब्जी वाला साइड पे चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा, किसी की तरफ देख नहीं रहा है, और एक चिल्ला चिल्ला के बेच रहा होता है, टमाटर 40 रुपए किलो ले लो, 35 रुपए किलो ले लो, ऐसा होता है। आपका ध्यान किस पे जाता है? जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, रेट बोल रहा है, तो भाव सुन के, टमाटर सुन के ध्यान जा रहा है, लेने 30 रुपए बोल रहा है, 35 रुपए बोल रहा है। दूसरा वाला शायद 25 में बेचने को तैयार होगा, लेकिन आप जाके पूछोगे नहीं, क्योंकि वो भी तो कुछ नहीं बोल रहा, इंटरेस्टेड नहीं होगा, पता नहीं क्या है, या बोलता नहीं है। दो लोग सेम काम कर रहे हैं, सेम चीज बेच रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसके बोलने से फर्क पड़ रहा है और दूसरे के ना बोलने से फर्क पड़ रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल कितने इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बोला इट इज अ टू वे प्रोसेस, वो हमने बात कर ली, रिपीट। फिर बोला इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या वन टाइम होता है क्या? मैंने आप पहले दिन आए, मैंने आपको पढ़ाया, आपसे बात कर ली, हो गया, चलेगा ऐसा? अगले दिन नहीं पढ़ाना है क्या? कम्युनिकेशन तो हर रोज ही होगा ना, रेगुलर होगा। तो कम्युनिकेशन इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये बोला हुआ है। इसके बाद कम्युनिकेशन में सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते, कम्युनिकेशन में आइडियाज भी होते हैं, इमोशंस भी होते हैं। ये बात भी अपन ने ऊपर अभी की थी, रिपीट पॉइंट है। फिर बोला है कि कम्युनिकेशन इज मच मोर देन वर्ड्स। सिर्फ वर्ड्स तक कम्युनिकेशन रिलेटेड नहीं है। कितनी बार मेरे एक्सप्रेशंस, मेरा इंटेंशन, ठीक है, वो सब भी तो मैटर करेगा, इमोशंस भी तो मैटर करेंगे। तो सिर्फ वर्ड्स पे जाना तो इनकम्प्लीट हो गया। साइंस, सिंबल्स, जेस्चर्स, ये सब भी मैटर करते हैं, वैसा। इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक वर्ड का मतलब क्या है? एक वर्ड होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक मतलब जो फिक्स है, ऐसे का ऐसा, चेंज नहीं होगा। डायनामिक मतलब जो चेंज होगा, दैट इज डायनामिक। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ डायनामिक प्रोसेस। मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको पढ़ाया था, आज सेम चीज पढ़ा रहा हूँ या कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ? अलग पढ़ा रहा हूँ। सेम पढ़ाऊंगा तो चलेगा? 2 दिन आपने सुना, सर ने एग्जैक्टली सेम लेक्चर पढ़ाया, सेम टॉपिक। तीसरे दिन आप बोलोगे यार एक ही एक लेक्चर थोड़ी बार बार अटेंड करेंगे, आगे भी तो पढ़ाओ, सेम चीज रोज सुन रहे हैं, वैसे कैसे होगा? तो कम्युनिकेशन शुड बी अ डायनामिक प्रोसेस, ठीक है, बातें चेंज होती रहेंगी ना, सेम बात करेंगे तो बोर हो जाएंगे। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। किसी से बात करने का आपके पास कोई कारण है या बिना बात के बोलते रहते हो? कोई वजह है किसी से बात करने की? कोई तो रीजन होगा ना। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या रीजन है? मैं आपको टॉपिक समझाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप कोचिंग ले रहे हो मुझसे, तो मुझे आपको पढ़ाना है, तो एक इंटेंशन है कि मुझे टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है। आप सामने कुछ सवाल पूछ रहे हो, क्या इंटेंशन है कि भाई सर समझ नहीं आया, क्वेरी है, तो एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि हमें भी एग्जाम पास करना है। तो आप किसी से भी कुछ बात कर रहे हो तो कोई तो इंटेंशन होता है। अच्छा, ये सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो दोस्तों में होता है, उसमें भी आपका कुछ इंटेंशन तो होता है ना, कि विदाउट इंटेंशन बात कर रहे हो।
दोस्तों से मिले, अरे यार बहुत बोर हो गए, पूरा हफ्ता पढ़ाई कर ली, चला सैटरडे इवनिंग में मिलते हैं, बैठते बातें बातें करेंगे, मजा आएगा, मस्ती करेंगे, बस वही इंटेंशन है। तो वो भी तो एक पर्पस है ना मिलने का, कि यार बोर हो चुके हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश करना है तो मिलने आए, दैट इज द रीजन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक रीजन होना चाहिए किसी से बात करने का, चाहे वो रीजन फॉर्मल हो या पर्सनल, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब काफी चीजों का कॉम्बिनेशन। ये देख लो, थोड़े भारी भारी वर्ड्स हैं। साइंटिफिक, एंथ्रोपोलॉजी, सिंपल भाषा में बोलते हैं स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। किसी की बॉडी लैंग्वेज स्टडी करना उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, वो टेक्निकल नेम है, ये बेसिक नेम है। बॉडी लैंग्वेज स्टडी करने का क्या मतलब है, अपन नहीं बात कर रहे थे, किसी के अपियरेंस से, उसके आग चलने से, बात करने से, उसके आई कांटेक्ट से उसका कॉन्फिडेंस लेवल समझ में आता है कि नहीं आता है। जैसे अपन उस दिन बात कर रहे थे, क्लासरूम में आपको स्टेज पे बुला लिया, अभी मैं आपको बोलूंगा स्टेज पे आके कुछ बोलो, तो शायद आप थोड़ा सा नर्वस फील करोगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा कि आप नर्वस हो, क्या नहीं दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं करोगे, हाथ पांव शिवर हो रहे होंगे, इधर उधर देख रहे होगे, ठीक है, फिर आप सोच रहे हो कुछ बोलने जाओगे तो अटक जाओगे, तो दैट शोज कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। और अगर आप हो तो फिर बात अलग है। आजकल देखो अपनी एज के लोग ना थोड़ा शर्माते हैं छोटे बच्चों को देखने का। 2-3 साल के 4 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको क्या है, कोई शर्म वरम कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको बोलोगे स्टेज पे जाओ, शादियों में, आजकल शादियों का सीजन है, अभी देखा होगा, शादियों में पता नहीं बच्चों को क्या होता है, देखा कभी आपने, अननेसेसरी भागते रहते हैं, है ना, क्या रीजन है उनको क्यों भागना होता है। शादी कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, तुम भाग रहे हो यार, इतने लोग हैं, अपन ना फॉर्मल कपड़े पहन के डर रहे होते हैं, मेरा एक कहीं थाली वाली इधर उधर गिर गई, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, और बीच में भाग रहे हैं। अब उन छोटे बच्चों को अगर आप स्टेज पे छोड़ दो कि जाके गाना गा के आ जा, तो 500 लोग बैठे हैं ना, वो स्टेज पे जाके गा के आ जाएगा, उसको डर नहीं लगता। अपन नर्वस हो जाएंगे, अपना नाम भी बोलना तो शर्मा जाएंगे, वैसा होता है। तो कॉन्फिडेंस की बात है और कुछ नहीं। ठीक है, ये होना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है। नेक्स्ट साइकोलॉजी, सामने वाले का परसेप्शन, उसकी सोच, और कुछ भी नहीं। तीसरा है सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, ये भी कुछ है ना, वोटिंग बिहेवियर का स्टडी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पॉलिटिक्स देखो मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पॉलिटिकल साइंस जो है, इट इज स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। बहुत एग्जांपल इसमें मिल सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। पॉलिटिशियंस जो आपसे वोट मांग रहे हैं, अब मोदी जी बोलते हैं यार मुझे वोट दे दो, राहुल गांधी बोल रहा है मुझे वोट दे दो, तो आप सोचो उनके लिए काम कितना टफ है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत टफ काम। अपने लगता है इनके तो मजे हैं, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस प्रेशर है। आप एक काम करो, 50 लोगों को इकट्ठा करो और उन सबको कन्विंस करो कि जो आप बोल रहे हो वो सही है। होंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप हर किसी को अपनी बात मनवा ही नहीं सकते, ह्यूमन नेचर है, कोई ना कोई आपके अगेंस्ट जाएगा, एंड दैट टू विदाउट एनी रीजन। आपको समझ ही नहीं आएगा ऐसा क्यों कर रहा है, बस है तो है, प्रॉब्लम है। अब आप सोचो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन जो एक इलेक्शन लड़ रहा है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5, 10, 15, 20 करोड़, 50 करोड़ लोग हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है तो 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से कितने सारे वोटर होंगे, 60-70 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं। इतने सारे लोगों को कन्विंस करना कि भाई मुझे वोट दो, मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ, पूरे कंट्री में मैं ही बेस्ट कैंडिडेट हूँ, और पर्सनली उनसे मिले बिना, कितना टफ होगा। कोई क्यों आपको वोट करेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ रीजन तो होना चाहिए। दैट इज द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। और पता है क्या होता है, ये लोग बड़ी स्मार्टली आपके माइंड के साथ खेलते हैं। एज अ वोटर आप सब लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो आप लोग सिटी में रहते हो, आप पढ़े लिखे लोग हो, ठीक है, आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, अपना घर है, पॉश एरिया में रहते हो, साफ सुथरी जगह पे रहते हो, आपकी नीड्स अलग है। लेकिन जो इंसान गांव में रहता है, एकदम गरीब किसान खेती बाड़ी करता है, उसकी नीड्स अलग है। फिर एक कोई छोटे शहर में रहता है, उसकी जरूरत अलग है। और एक जो अल्ट्रा रिच कैटेगरी में है, 5 स्टार में घूमता है, गाड़ियों में घूम रहा है, फाइटर मतलब जो पर्सनल उसका पर्सनल एरोप्लेन है, उस लेवल का इंसान है, तो वो अलग कैटेगरी है। अब हर किसी की सरकार से रिक्वायरमेंट अलग है, तो सरकार क्या करती है, जिसको जो चाहिए उसके साथ वैसी बात करती है। अब जब यही पॉलिटिशियन गांव में वोट मांगने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं पता है, गांव के लोगों को कैश में पैसे देते हैं। सब इलीगली होता है लेकिन होता है, कैश में पैसे देते हैं, उनका गैस का सिलेंडर भरवा देते हैं, राशन भरवा देते हैं 2-5 किलो, और वो खुश है। अब ये ट्रिक आपके साथ नहीं चलेगी। आपके एरिया का लोकल कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके घर पे आके बोलेगा लो 5 किलो गेहूं, 5 किलो शक्कर, ये 1000 रुपए कैश रख लो, 200 रुपया गैस सिलेंडर भरवा देता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, बोले भिखारी समझा, ले 5000 हमसे ले जा, रास्ते ठीक से बनाना, ठीक है, रोड पे जाते इतने खड्डे होते, काम ठीक से करना, रिश्वत मत दे। आप गुस्सा हो जाओगे। आपकी नीड्स अलग है, गाँव की नीड्स अलग है। अब गाँव में बेचारे गरीब लोग जिनकी रोज की इनकम 100 रुपए भी नहीं है, उनका गैस सिलेंडर भरवा दिया ना 300 रुपए का, 400 रुपए का, और उनको 1000-2000 कैश दे दिया ना, तो उनको लगता है कि आप भगवान हो, क्या इतनी हमारी मदद कर दी, हमारा ध्यान रखा, इनसे अच्छा कोई नहीं, इनको वोट दे दो। तो जैसी जिसकी सोच है ना, उसके साथ वैसे खेलते हैं। फिर क्या होता है ना, आधी पब्लिक वो होती है जो ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ जाती है, तो न्यूज पे चला चला के उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। फिर आधी पब्लिक वो इंडिया पाकिस्तान वाले में लग जाती है,
तो एक आध पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो पब्लिक को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ ना कुछ बातें करनी पड़ती है। अब जो सिटी की पब्लिक है, पढ़ी लिखी पब्लिक है, उनके लिए क्या करे, तो बोले आपके लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे, आपके लिए बड़ी बड़ी कॉलेजेस बनवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे बनवाएंगे, ठीक है, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, मेट्रो ट्रेन लेके आएंगे। अब गांव के इंसान को थोड़ी फर्क पड़ता है बुलेट ट्रेन से, वो कभी बैठ भी नहीं पाएगा उसमें, क्योंकि उसकी उतनी इनकम ही नहीं है। तो उसको बुलेट ट्रेन दिखा के कुछ नहीं मिलेगा, उसका राशन भर दो हो गया। लेकिन शहर के लोगों को मेट्रो और बुलेट ट्रेन दिखाओगे तो वोट मिल जाएंगे। तो दिस इज द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो ये भी ह्यूमन बिहेवियर को समझने वाली बात हो गई वैसा है। चलो देखें आगे। नेक्स्ट, अब कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे पहला केस बोला है इंक्रीज इन द साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी, कितने एम्प्लॉयज होते हैं रिलायंस के, आई थिंक मोर देन 50,000, 50,000 लोग रिलायंस में काम करते हैं। अब इतने सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन रखना भी कितना जरूरी है, नहीं तो किसी को पता ही नहीं कंपनी में चल क्या रहा है। तो बहुत बार होता है ना, मुकेश अंबानी मीटिंग ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारी ऑफिस के साथ कनेक्ट करके एक स्पीच दे रहे हैं, उनका मैसेज 50,000 लोगों तक पहुंच रहा है। तो सोच पता चल रही है कि कंपनी का लीडर क्या सोच रहा है। फिर कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ पावरफुल बातें करेंगे, सब में जोश आएगा, सब लोग काम करेंगे। तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये बोला है। स्पेशलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले के टाइम पे जो बिजनेसेस चलते थे ना, उसमें ना लोग इमोशनली भी काम करते थे, और जिनको अपॉइंट किया जाता था, जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया तो भाई मेरे दोस्त का बेटा है, ये मेरा मेरा दोस्त है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरे गाँव का है, चल भाई तू भी आ जा, चल भाई तू भी आ जा। तो सब रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को काम पे रख लिया, और दो चार लोगों की जरूरत है, सारा काम अपन मिलकर कर लेंगे। अब आजकल क्या हो गया ना, एक तो मेरिट पे भाई पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, दूसरा स्पेशलिस्ट चाहिए। भाई मुझे मार्केटिंग करनी है तो मुझे मार्केटिंग वाला ही बंदा चाहिए जिसको ये काम आता है। मुझे सेल्स करनी है तो सेल्स में जो एक्सपर्ट है वही चाहिए। टेक्निकल काम कराना है तो आईटी वाला बंदा ही चाहिए, कोई भी कर लेगा वो नहीं चलेगा। तो जितना स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा उतनी टीम की साइज बढ़ जाती है, हर काम के लिए स्पेशलिस्ट रखा हुआ है। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना कम्युनिकेशन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, वैसा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कम्युनिकेशन इसलिए भी जरूरी है। आप अपने क्लाइंट से, कस्टमर से रेगुलर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो दूसरे मतलब दूसरी कंपनी में चला जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट यूज करने लग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आपने देखा है कंपनीज कितना ज्यादा आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं, एसएमएस आते हैं, ऐप नोटिफिकेशंस आते हैं। जोमेटो वाले को देखा है, जोमेटो का ऐप डाउनलोड करो, पूरे दिन में आपको कोई याद नहीं करेगा जितना जोमेटो वाला करेगा, है ना। हर 2-3 घंटे में उसका कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है। लंच टाइम पे आएगा, खाना खाने के और तो पर्सनलाइज नोटिफिकेशन भेजता है, उसी ने स्टार्ट किया। अब खाना खा लिया ना, उसके बाद ऐसा नोटिफिकेशन आता है, बोले खाना खा लिया, रसगुल्ले खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे। बोले तो ऐसे बात कर रहा है जैसे दोस्त हो, ठीक है। ऐसे तो घर वाले नहीं पूछते जैसे तू पूछ रहा है। ये 4 बजे मैसेज आता है, बोले चाय पियोगे, समोसे खाओगे, देखा ऐसे नोटिफिकेशन उसके। तो जोमेटो वाला ना ऐसे नोटिफिकेशन पर्सनलाइज भेज रहा है। अब दिन में इतनी बार आपको याद करेगा तो एक आध बार तो आप कुछ ऑर्डर कर ही दोगे, यार इतना प्यार से पूछ रहा है, चाय पियोगे, समोसे खाओगे, चल मंगा लेते हैं। हाँ मीशो, हाँ बहुत सारे ऐप्स अब करने लगे, लेकिन जोमेटो वाज वन ऑफ द इनिशियल, ठीक है, वो इनिशिएटर था जिसने इस तरीके का स्टार्ट किया। अब सब लोग कर रहे हैं, वैसा हो जाता है। तो कंपटीशन में कम्युनिकेशन नेसेसरी है। ट्रेड यूनियन बनती है आजकल, लेबर्स की, वर्कर्स की, उनमें आपस में कम्युनिकेशन नेसेसरी है। ह्यूमन रिलेशन के लिए कम्युनिकेशन नेसेसरी है। अगर आप बातचीत नहीं करोगे तो टच में नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा यार, पता नहीं। फ्रेंड्स में भी होता है कितनी बार, अब जैसे आप में भी वो शिफ्ट आता है ना, जब स्कूल का लेवल होता है तो स्कूल में ना वो 1st स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक सब लोग एक साथ होते हैं, तो वर्षों से एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो एकदम गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर एक डिवाइड आता है 10th स्टैंडर्ड के बाद, जब आधे लोग साइंस में जाते हैं, आधे लोग कॉमर्स में जाते हैं। मेजोरिटी तो कॉमर्स में जाते हैं, 2-4 नमूने होते हैं साइंस वाले, वो अलग जाते हैं। तो अपने बोलते हैं चल ठीक है, वैसे भी ये पढ़ाकू था, बात बात तो करता नहीं था, गया तो गया, फर्क नहीं पड़ता है, वो एक पॉइंट हो जाता है। फिर 12th के बाद और अलग हो जाता है। अब क्या, स्कूल खत्म हो गई, अब आ गया कॉलेज का नंबर। अब पढ़ाई तो साथ में एक बराबर की नहीं है, मार्क्स किसी के कम आ गए, किसी के ज्यादा आ गए, कोई कॉलेज में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है। तो फिर वहां पे ना आपका एक वो कम्युनिकेशन थोड़ा कम भी हो जाता है कि आप कॉलेज में चले गए, ग्रुप चेंज हो गया। अब जिस ग्रुप में रोज बैठ रहे उठ रहे वहां बातें हो रही है, लेकिन वो स्कूल वाला दोस्त वैसे वो बड़ा अच्छा दोस्त है, उससे जमती उतनी अपनी, लेकिन डेली बात नहीं होती। अब कभी कभी बात हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो कभी कभी वाली बात भी कम हो जाती है। फिर ऐसा होता है कि बहुत अच्छा स्कूल फ्रेंड था, बहुत साल पहले साथ में पढ़ते थे, लेकिन अब वो वहां पे है, मैं यहाँ पे हूँ, कभी बात हो जाती है, कभी नहीं होती। तो कम्युनिकेशन जो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो वो रिलेशंस भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। खराब नहीं हो जाते लेकिन कम हो जाते हैं वैसा। तो ह्यूमन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन नेसेसरी है। पब्लिक रिलेशंस के लिए बहुत नेसेसरी है। जैसे अपन कंपनीज की बात कर रहे थे, ट्विटर पे आप देख लो, हर कंपनी का ट्विटर पेज बना है, इंस्टा पेज बना है, कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहते हैं, मतलब एंगेजमेंट, इंटरेक्शन, उसके लिए तो ये नेसेसरी है।
बोला कम्युनिकेशन स्किल इज अ पर्सनल एसेट, है ना। तो बोलने की जो कला है वो बहुत काम की चीज है। अब देख लो यहाँ पे टीचर्स, मेरा एग्जांपल है पहले, एडवोकेट्स, जर्नलिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, इन सब के लिए बोलना कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच लो। अब एडवोकेट है और कोर्ट में बोलता ही नहीं जज के सामने, वो क्लाइंट बोल रहा है भाई बोल, मैं केस हार जाऊंगा, जेल हो जाएगी, वो बोल ही नहीं रहा है। बोले यार कैसे बोलूं, कैसा लगेगा, ऐसा वैसा सोचे जा रहा है वो, तब तक उसको बेचारे को जेल होगी, तो कैसे चलेगा। तो एडवोकेट हो तो आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा, जर्नलिस्ट हो और टीवी पे कुछ बोलते ही नहीं हो तो कैसे जर्नलिस्ट हो। तो स्पीकिंग स्किल तो चाहिए, कम्युनिकेशन जो है बहुत ज्यादा मैटर यहाँ पे करेगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कुछ क्वेरी, इतना समझ आया। नेक्स्ट आंसर है, कुछ एक दो टॉपिक ले लेता हूँ सिंपल वाले, टाइम है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, सिंपल आंसर, सिर्फ हेड पॉइंट वाला। कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसा होता है, मेरे माइंड में एक आइडिया आया, डेवलपिंग एन आइडिया, फिर मैंने उस आइडिया को वर्ड्स में कन्वर्ट किया, उसको बोलते हैं एनकोडिंग, कोड में कन्वर्ट करना, वर्ड्स में कन्वर्ट करना। ट्रांसमिटिंग, मैंने बोला दैट इज ट्रांसमिशन, मैसेज किया वो भी ट्रांसमिशन है। फिर सामने वाले ने मेरा मैसेज रिसीव किया, उसने मैसेज को डिकोड किया, डिकोड करने का मतलब उसने उसका मीनिंग निकाला, समझा कि वे क्या बोल रहे हैं, और फिर सामने उसने अपना फीडबैक दिया, रिप्लाई दिया, दैट इज फीडबैक, और कुछ नहीं। तो नॉर्मली हर कम्युनिकेशन में यही होता है ना। 7th पॉइंट में उन्होंने नॉइज की बात की है, और ये बात अपन ने लास्ट चैप्टर में भी की थी, याद है कुछ। बिजनेस मीटिंग है तो कहाँ पे करोगे, अच्छी जगह पे, शांत जगह पे, जहाँ पे शोर ना हो, दैट इज इन केस ऑफ नॉइज। ठीक है, वैसा हो गया रिपीटेशन। ठीक है, तो ये आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट है। अब बोलो यहाँ तक कुछ आपको पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से नया टॉपिक है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो अपने यहाँ स्टॉप करते हैं, ऐसा फिर मैं कल कंटिन्यू करूँगा।